हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और इसमें मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसमें एक परिभाषा आई थी लास्ट में। द फर्स्ट फंक्शन क्या है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है कि वो एक सरकार या रूल्स प्रशासन के लिए कैसे रूल्स का सेट पेश करता है that allow for minimal coordination amongst member of the society, जिससे भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न सेक्शंस, भिन्न भिन्न समूहों के जो लोग रहते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। कोई किसी को ज़्यादा प्रिविलेज अधिकार ना दिया जाए और किसी के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद अगला है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब आपके देश के लिए फैसले लेने होते हैं, जो भी स्टेट है आपकी, कि भारत की कितनी सेना होगी, कौन कौन से हथियार का प्रयोग होगी, उसकी सीमाएं कितनी होगी, रोड्स कहाँ कहाँ बनेंगे, ट्रेन्स कहाँ चलाई जाएंगी, एरोप्लेन कैसे एक देश से दूसरे देश में फ्लाई करेंगे, कैसे जो कल्याणकारी राज्य के काम हैं वो कैसे करेंगे। ये सारे काम एक सरकार के डिसीजन होते हैं। उन डिसीजन को कैसे फॉलो किया जाएगा, उन डिसीजंस को कौन लेगा, कौन ये तय करेगा कि हमारी आर्मी या हमारा जो टेरिटरी है, क्षेत्र है भारत का, वो कितना है, आर्मी को क्या ऑपरेशन चलाना है, डॉक्टर्स ने कैसे काम करना है, टीचर्स ने कैसे काम करना है। ये पावर कौन यूज करेगा, किसके पास होगी, क्यों होगी। ये भी है कि वो पावर प्रयोग करने की पावर उसके पास कहाँ से आई। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रदान करता है अकॉर्डिंग टू, जिसके अनुसार टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और गवर्नड, कि कैसे एक सरकार काम करेगी, कैसे एक सरकार रूल चलाएगी। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स, और किन रूल्स के आधार पर सरकार काम करेगी, ये रूल्स क्या होंगे। वो रूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएंगे कि डेमोक्रेसी है, इसके आधार पर सरकार ने शासन चलाना है। जुडिशरी है, उसने अपने न्याय के काम देखने हैं, वो अपने आधार पर काम करेगी। एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल कैसे हैं। वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है कि वो रूल तय किए जाएं जिसके आधार पर सोसाइटी को चलाया जाएगा। वो रूल क्या होंगे? यू मे वांट रूल्स एक्स बट अदर मे वांट रूल्स वाई। ये भी हो सकता है भिन्न भिन्न तरीके के, भिन्न भिन्न लैंग्वेज, भिन्न भिन्न समूहों के लोग आपके समाज में रहते हैं। एक समाज कहता है कि रूल एक्स लागू होने चाहिए, एक समाज कहता है रूल वाई लागू होने चाहिए। जैसे अभी आपका स्कूल का लगा लो आप, कोई बच्चा कह रहा है कि ग्रीन यूनिफॉर्म लगनी चाहिए, कोई कह रहा है वाइट लगनी चाहिए, 2 दिन वो लगनी चाहिए, 3 दिन ये लगनी चाहिए, स्कूल का टाइम ये होना चाहिए। तो क्या है, इसको कैसे हम हैंडल कर पाएंगे? तो वह इन सभी के एक बीच का हल हम निकाल लेंगे जिससे किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो उन रूल्स पे। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंस शुड बी गवर्नेंस, और ये कैसे तय किया जाएगा कि कौन से रूल हम पर लागू होंगे। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वी आर सोवरन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, बहुत सारे हमारे देश में ये भी चाहते होंगे कि सोशलिस्ट राज ना करें, मतलब सारी सरकारी उद्योग नहीं होने चाहिए, कुछ प्राइवेट भी होने चाहिए। कुछ जो प्राइवेटाइजेशन के विरोधी थे वो ये भी चाहते होंगे कि कुछ पूंजी जो है प्राइवेट भी छोड़ देनी चाहिए सरकार को। तो ये इस ऐसे में कौन सी रूल सबसे सही है? जैसे भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, ना सोशलिस्ट है हम, ना कैपिटलिस्ट है, हमने बीच का रास्ता अपनाया, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे समाज में यही बेस्ट है।
You may think the rules you want everyone to live by are the best. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो रूल्स जो सबके लिए बेस्ट हों उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, उनको रूल्स बनाएं, उस रूल के आधार पर शासन चलाएं। अगर कोई भी डिस्प्यूट उस रूल्स पे होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून में ये लिखा जाए कि इन रूल्स पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, उसको कौन सुलझाएगा। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी सुलझाती है। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड। इससे पहले कि कौन से रूल इस सोसाइटी पर लागू होंगे तो सबसे पहले हमें वो रूल ही डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन से रूल के आधार पर शासन चलाया जाएगा। देखो जैसे चाइना ने अपने रूल बनाए कि वहाँ 1 पार्टी सिस्टम होगा, ठीक है, वहाँ एक पार्टी का शासन है। भारत ने रूल बनाए कि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, आप कोई भी पार्टी बना लीजिए, बस वो उसमें इलेक्शन में जीत कर आनी चाहिए। तो भारत में क्या है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान में लंबे समय तक मिलिट्री रूल करती रही, उन्होंने वो रूल बना लिए कि हमारे यहाँ मिलिट्री रूल करेगी। हमने ये रूल बना लिया कि नहीं 1952 में ही से ही हम डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे और हमारे यहाँ इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में भी जैसे कई प्रकार के होते हैं। एक इलेक्शन इसमें होता है कि जितने टोटल वोट डाले हों उनमें सबसे ज़्यादा वोट, चाहे वो 25-26% ही क्यों ना हो, तब भी हम विजयी घोषित करते हैं उम्मीदवार को। लेकिन कई बार कई देशों में ऐसा वोटिंग सिस्टम है कि जीतने वाले को 50% +1 वोटों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक रूल बना लिए जाते हैं किसी भी ग्रुप, किसी भी समाज के द्वारा, और वो रूल हम अपने आप पर लागू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक इन द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ पावर। और दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास शासन चलाने की पावर होती है कि रेलवे कौन देखेगा, रेलवे मिनिस्टर कौन होगा, जो गृह विभाग कौन देखेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन देखेगा, फाइनेंस का सारा मामला कौन देखेगा, एजुकेशन के बारे में कौन देखेगा। तो ये भी डिसाइड होता है कहाँ पे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ये सब चीज़ें कौन करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू द क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर प्रदान करता है कि आपका रूल कौन करेगा, वो लोग कितनी पावर का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर उनकी पावर को लिमिट लगती है, कहाँ तक उनकी सीमाएं हैं, और कैसे अगर वो दुरुपयोग करते हैं पावर का तो उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। इट्स स्पेसिफिक द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। और ये एक सोसाइटी में बेसिक पावर का डिवीजन है कि पावर का बंटवारा कैसे होगा। इट डिसाइड किया जाता है हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। और ये जो वो डिसाइड करते हैं कि उन पावर क्या होगी, वो कानून के आधार पर होगा कि उनके पास कितनी पावर है। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वे। In a monarchical constitution, a monarch decide in some constitution like the old Soviet Union। देखो जरूरी नहीं होता जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ पर डेमोक्रेसी ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मोनार्क भी बना लेता है, एक राजा भी बना लेता है, एक तानाशाह बना लेता है, और वो तानाशाही डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा, कैसे रूल बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रूल्स होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब डेमोक्रेसी होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट। वन सिंगल पार्टी वाज गिवन टू पावर डिसाइड। सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी का रूल था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि आपके देश में सिर्फ एक पार्टी होगी, और ऐसी ही बातें चाइना में लिखी गई है। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन कितनी पार्टी होंगी, कम से कम 2 से तो ज़्यादा ही होंगी ताकि उनको विकल्प मिल सके। बट दिस मैटर इज नॉट सिंपल, लेकिन ये कोई आसान नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड। लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन लोग कैसे डिसाइड करेंगे? लोग
वही डिसाइड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री, ऐसा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा जिस पर हर कोई जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत हो जाएं। फॉर थिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री। देखो कानून जरूरी नहीं है कि अच्छे हों सारे, इसके लिए ज़रूरी है कि कानून भी लोगों के अनुसार होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कानून गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, उसका भी विरोध किया जा सकता है। जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके अनुसार होना चाहिए, समाज की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लोगों के कल्याण के अनुसार होना चाहिए। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट, शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशिएंट ग्रीक डिड। जैसे अब इतनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतने इतने बड़े देश हैं, तो सभी लोग क्या है, सभी लोग हिस्सा नहीं ले सकते रूल्स बनाने में, और ना ही सबकी इतनी कैपेसिटी होती कि वो रूल्स के बारे में जाने। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि रूल्स होते क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए वो लोग अपने में से वो, और इस तरह की व्यवस्था एशियंट ग्रीक में थी जब सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि ग्रीक सिटी बहुत छोटे छोटे सिटी होते थे, 5,000 के 4,000 लोग होते थे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। बट क्या आज ऐसा संभव है जहां अरबों जनसंख्या है, भारत जैसे देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू। जैसे हमारे देश में कानून बनाने का काम किसको है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में कितने सदन हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा के पास कानून बनाने की शक्ति इसलिए है क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुने गए लोग बैठे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। फिर ये कहा गया है, ये सब रूल बता रहे हैं कि कैसे कानून बनाने चाहिए, कौन कानून बनाएगा। कानून अगर लोगों के द्वारा नहीं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया जाता है, उनको चुना कैसे जाएगा, और वो कितने होंगे, और वो किस तरह से काम करेंगे। क्या एक बार रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उन लोगों ने यस कर दी कि हाँ मेरे भी यहाँ पे ये निर्णय लेगा, तो क्या वो निर्णय निरंकुश तानाशाही से ले लेगा? नहीं, उसे निर्णय फिर भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही लेने पड़ेंगे। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड ए पर्टिकुलर मैनर बिफोर identifying what the laws in any given society is. You have identify whose authority to enact it. मतलब आप देखते हो कि किसी भी सोसाइटी में कानून बनते हैं, लेकिन वो कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन लागू करने वाले कोई और वो होती है, जो संस्था है वो लागू होती है। कैसे होती है लागू करने वाली? जैसे हमारे देश में कानून बनाती है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में भी सरकार का बड़ा हाथ होता है कानून बनाने के लिए, क्योंकि कानून जो काम आते हैं वो सरकार के काम आते हैं। तो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, यहाँ बैठी है सरकार जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो कानून लागू करती है। जरूरी नहीं जैसे ही पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पार्लियामेंट इसने गवर्नमेंट ने लागू भी कर दिया। जैसे 2011 में आपके ये बना था आपका बिल, एंटी करप्शन बिल बना था, लोकपाल बिल, उसको लागू किया गया 2019 में, ठीक है। तो इस तरह से लागू करने वाली अथॉरिटी कोई और होती है, क्योंकि देखो ये भी बैलेंस की बात होती है ना, पावर का बैलेंस। अगर एक ही अथॉरिटी कानून बनाए, एक ही लागू करे, तो क्या है, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, एक अथॉरिटी निरंकुश तानाशाह बन जाएगी। इस वजह से लागू करने वाली कोई और अथॉरिटी होती है, उसका जजमेंट देने वाली कोई और अथॉरिटी होती है जुडिशरी, और बनाने वाली कोई और अथॉरिटी होती है। देयर मस्ट बी लॉ दैट बाय लॉज बाय अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस।
दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ये ऐसी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है, मतलब कानून बनाती है। तो इसका सेकंड फंक्शन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन ये है, द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई, ये बताना कि कौन लोग पावर का प्रयोग करेंगे, निर्णय कौन लेंगे सोसाइटी के लिए। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, और दूसरा ये बताएगा कि सरकारों का निर्माण कैसे होगा। जैसे आप हमारे यहाँ देखते हो कि सरकार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, मेन अंग होता है, फिर होता है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार चल रही है। लेकिन संविधान ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बन सकते कैसे हैं। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिला है वो लोग सरकार बना सकते हैं, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। उसके बाद मान लो एक गवर्नमेंट बहुत पावरफुल तरीके से लोगों ने उन्हें चुना, बहुत सारी सीटों के साथ वो सरकार में आ गए, क्या उसकी पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है? क्या वो जो मर्जी वो कर सकती है? नो, वो सरकार चुनी गई है संविधान के अंतर्गत, और संविधान के अंतर्गत ही वो काम करेगी। देखो, विधान पालिका जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका होती है, ये एक दूसरे में बैलेंस स्थापित करती है। अगर एग्जीक्यूटिव जो इसमें गवर्नमेंट आती है अगर कुछ बुरा काम करती है, गलत काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निर्णय लेती है, तो लिमिट लगाने के लिए ये है, लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए अपोजिशन के लोग, विपक्ष के लोग, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी आलोचनाएं करते हैं, जवाब मांगते हैं, और जवाब देना पड़ता है, क्योंकि संसद में बैठे हुए लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। एक तरह से जनता लोकसभा में बैठी हुई है, आप आंसर देने से बच नहीं सकते। फिर दूसरी जुडिशरी है, अगर ये कोई गलत कानून बनाती है, क्योंकि इसमें बैठे हुए भी तो लोग सरकार के होते हैं, अगर मान लो कोई गलत लॉ बना दिया, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि जुडिशरी ये देखे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कानून सही है या नहीं है। इसी तरह जुडिशरी अगर कोई गलत काम कर रही है तो विधान पालिका और न्याय कार्यपालिका उसे रोक सकती है। तो इस तरह से एक बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सरकार की जो पावर्स हैं उन पर एक लिमिटेशन लगाती है कि चाहे आप बहुमत से जीत कर आए हैं, चाहे लोगों ने 350-400 सीटों के साथ आपको लोकसभा में भेजा है, बट आप काम तो उतना ही कर सकते हो जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सौंपा है। बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ सपोज, लेकिन ये मतलब पूरी तरह से मान लो भी ठीक है, ये डिसाइड करता है कि कौन काम करना है, बट उनकी पावर कितनी होगी। तो पावर कितनी होगी डिसीजन की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, मान लो आपको पता चल गया कि कौन सी अथॉरिटी डिसीजन ले रही है, बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। क्या आपको लगता है कि जो अथॉरिटी इनको मिल गई वो किसी भी तरह के कानून पास कर सकती है? इट प्रोहिबिट यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस, और क्या ये सरकार इतनी पावर इसके पास कि आपके धर्म को या उपासना के अधिकार को छीन ले? और इट इंजॉयड दैट क्लॉथ ऑफ ए सर्टन कलर वर प्रोहिबिटेड, कि एक विशेष तरह के कपड़े पहनने पर बैन लगा दे, क्योंकि ये सारी स्वतंत्रताएं हैं जो आपको संविधान ने दी हैं, इसको कोई भी सरकार वायलेट नहीं कर सकती। और दैट यू आर नॉट फ्री टू सिंग सर्टन सॉन्ग, और दैट पीपल हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, कास्टिंग और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और क्या आपको कोई विशेष तरह के गाने गाने से इनकार कर सकता है? आपको ये लगता होगा कि क्या ये चीज़ें होती हैं कि गाना गाने से भी रोक दिया जाए? यस, होती हैं ये चीज़ें। सानिया मिर्जा एक टेनिस की खिलाड़ी है, आपने नाम सुना होगा। उसने जब कैफरी पहन के खेलना शुरू किया, एक टेनिस की अपनी एक
ड्रेस होती है, तो लोगों ने, उनके जो धर्म के लोग थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया। इसी तरह एक कश्मीर की अभी नई नई गायिका थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको वो इतनी डिप्रेस कर दी लोगों ने, उसके विशेष धर्म के लोगों ने, कि मुस्लिम धर्म में गाना बजाना बैन है, तो उस बच्ची को गाना छोड़ना पड़ा था। तो इस तरह से, बट हमारी स्टेट नहीं करती, भारत में राज्य ऐसा काम नहीं करती कि आपको गाना बजाने के लिए प्रॉपर्टी से, आपको प्रॉपर्टी के जो आपके पास है उसको छीन ले, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और दैट गवर्नमेंट कुड क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार दिए गए। कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन, ना ही किसी को जबरदस्ती अरेस्ट कर सकती, प्रॉपर कानून का पालन करना पड़ता है जब आपको अरेस्ट किया जाता है। और दैट ओनली पीपल ऑफ ए सर्टन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, और न ही आपके देश में ऐसा है कि एक विशेष कलर वाले लोग ही पानी ले सकते हैं किसी कुएं से, और दूसरी नस्ल के या जाति के लोग नहीं ले सकते। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दिस लॉ वर अनजस्ट एंड फेयर, और आप समझ ही गए कि इस तरह के कानून तो गलत हैं, क्योंकि ये तो व्यक्ति व्यक्ति में डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय ए गवर्नमेंट दैट हैड कम टू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन, और इस तरह से ऐसे कानून और सर्टन प्रोसीजर दैट वुड समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट दैट गवर्नमेंट इनेक्टिंग दिस लॉज, और ये प्रोसीजर गलत हैं अगर किसी के सरकार के द्वारा ये पास भी किए जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बैन लगाता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वायलेट नहीं किया जा सकता। थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, सरकार के काम पर प्रतिबंध लगाती है, पावर पर प्रतिबंध लगाती है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, ये लिमिटें बताती है गवर्नमेंट को कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। दीज लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, और ये फंडामेंटल है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इसको वायलेट कर सकती है और गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है। नो, गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करती है, गवर्नमेंट को भी हटाया जा सकता है। +2 में पढ़ोगे आप कि कैसे एक ताकतवर गवर्नमेंट को, अगर वो संविधान से खिलवाड़ करती है, उसे कैसे हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।